लाल किताब की जो डिक्शन है वो आज की ही क्लास पे बेस है। लाल किताब की दृष्टियां ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर लाल किताब की जो दृष्टियां हैं वो प्लैनेट की दृष्टियां नहीं होती हैं। लाल किताब के अनुसार हाउस की दृष्टियां होती हैं। लाल किताब में इस तरह नहीं बोला जाएगा। लाल किताब में ये नहीं बोला जाएगा सूर्य यहाँ पर दृष्टि दे रहा है, नहीं। फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ सूर्य पहले भाव से दृष्टि पड़ रही है सेवेंथ हाउस पर, इस तरह बोला जाएगा। हाउस टू हाउस दृष्टि पड़ती है यहाँ पर, प्लैनेट टू प्लैनेट दृष्टि नहीं पड़ती है। अच्छा। ठीक है। तो लाल किताब की दृष्टिया में जो सबसे पावरफुल जो दृष्टि होती है वो होती है खाना नंबर 1 की खाना नंबर 7 पर दृष्टि, और खाना नंबर 4 से खाना नंबर 10 पर दृष्टि होती है। ये फर्स्ट हाउस है, ये फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस, यहां से यहां पर कोई भी प्लैनेट बैठा होगा उसकी दृष्टि जाएगी सेवेंथ हाउस पर। खाना नंबर 4 में कोई प्लैनेट बैठा होगा उसकी दृष्टि जाएगी टेंथ हाउस पर। अब खाना नंबर 1 से दृष्टि तो सेवेंथ हाउस पर जाएगी, लेकिन सेवेंथ हाउस से दृष्टि खाना नंबर 1 में नहीं जाएगी। खाना नंबर 4 से दृष्टि तो टेंथ हाउस के ऊपर जाएगी, लेकिन टेंथ हाउस से दृष्टि खाना नंबर 4 के ऊपर नहीं जाएगी। लाल किताब के अनुसार पहले पहले घरों में बैठे हुए प्लैनेट बाद वाले घरों में बैठे हुए प्लैनेट के ऊपर दृष्टि डालते हैं। कुंडली में पहले पहले वाले खाने कौन से हो गए? खाना नंबर 1 से लेके 6 तक। बाद वाले खाने कौन से हो गए? खाना नंबर 7 से लेके 12 तक। तो पहले वाले खाने देख सकते हैं बाद वाले खानों को। तो खाना नंबर 1 में जो प्लैनेट बैठा होगा, जितने भी प्लैनेट बैठे होंगे, वो अपनी दृष्टि से खाना नंबर 7 में बैठे हुए प्लैनेट को देखेंगे। 100% दृष्टि, ये होती है 100% दृष्टि। और ये खाना नंबर 4 से 10 में ये भी होती है 100% दृष्टि। 100% दृष्टि का मतलब ये होता है लाल किताब में कि दोनों का दृष्टि संबंध से ये दोनों प्लेनेट ऐसे मिल गए जैसे दूध में चीनी। मतलब उसका फॉर्म ही बदल गया। ठीक है, इतना ज्यादा इनके इफेक्ट एक दूसरे में मिल जाते हैं। अब यहां पर सिचुएशन दृष्टि में दो तरह की हो सकती है। कभी कभी मान लीजिए खाना नंबर 1 में एक्स प्लैनेट बैठा हुआ, एक्स नाम का प्लैनेट बैठा हुआ है। खाना नंबर 7 में वाई नाम का प्लैनेट बैठा हुआ है। अब एक्स की दृष्टि वाई पर पड़ी तो हो सकता है ये दोनों एनर्जी आपस में मिलके ऐसी एनर्जी बन जाए कि दोनों मिलके अच्छा रिजल्ट देने लगे। जैसे मान लीजिए खाना नंबर 1 में एक्स प्लैनेट है और वाई साथ में वाई, ये दोनों शत्रु है। मान लिया ये शत्रु है, लेकिन इनकी दृष्टि संबंध से कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी एनर्जी बन जाती है कि ये आपस में दोस्ती वाला भी व्यवहार करने लगते हैं। इसको बोलते हैं 100% दृष्टि। ठीक है, ये आगे जब प्लैनेट्स की हम लोग दृष्टियों की बात करेंगे तब उसमें समझ में आ जाएगा आपको। अभी आप ये मानो कि जो 100% दृष्टि होती है वो 1 से 7 में और 10। 4 से 10 में। ये एक तो ये दृष्टि होगी। दूसरी इसकी दृष्टि जो है वो है, एक 100% दृष्टि और होती है। वो दृष्टि होती है खाना नंबर 8 में बैठा हुआ प्लैनेट खाना नंबर 2 को देखता है, उल्टा देखता है। ये दृष्टि बनती है खाना नंबर 8 से 2 में। ये सिचुएशन बदल गई। इसमें बाद वाला घर पहले वाले घर को देख रहा है। लेकिन ये दृष्टि जो होगी ना, ये वक्री दृष्टि बोलते हैं इसको हमेशा। चाहे यहां पर दोनों घरों में चाहे मित्र ग्रह ही क्यों ना बैठे हों, 8वें घर में बैठा हुआ प्लेनेट सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लेनेट को खराब ही करेगा। इसको वक्री दृष्टि बोलते हैं।
ये तीनों दृष्टियां 100% दृष्टि है। 100% दृष्टि मतलब वही कि यहां पर अगर दृष्टि संबंध बनता है तो पूरी तरीके से इफेक्ट दिखेगा कुंडली में। ठीक है। तो ये हो गई 100% दृष्टि। ये तीन दृष्टियां 100% दृष्टि। इन दृष्टियों का जो संबंध होता है, इन दृष्टियों का जो असर होता है, वो सबसे पावरफुल होता है। खाना नंबर 1 से 7 में, 4 से 10 में, और 8 से 2 में। 8 से 2 में जो दृष्टि जाएगी वो हमेशा निगेटिव असर डालेगी। जैसे खाना नंबर, मान लीजिए 8 में चंद्रमा है और खाना नंबर 2 में सूर्य है। भले ही शत्रु हैं, भले ही मित्र हैं, लेकिन चंद्रमा सूर्य को खराब करेगा। जो भी प्लैनेट 8th हाउस में होगा और सेकंड हाउस में भी कोई प्लैनेट बैठा होगा, तो 8वें घर में बैठा हुआ ग्रह सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट पर दृष्टि डाल के उसको खराब कर दिया करेगा, उसके रिजल्टों को खराब कर देगा। तो यहाँ सेकंड हाउस के भी रिजल्ट खराब होंगे और प्लैनेट के भी रिजल्ट खराब हो जाएंगे। ठीक है। तो इसमें तीन सिचुएशन, सर तीन सिचुएशन है कि एट्थ में और सेकंड में कोई भी प्लेनेट नहीं है, एट्थ में कोई प्लेनेट नहीं है, सेकंड में है, और या एट्थ में प्लेनेट और सेकंड में नहीं है। तीन सिचुएशन में क्या होगा सर? इस सिचुएशन में इसकी जो यहाँ पर जो प्लैनेट जो दृष्टि डाल रहा है वहां पर, तो हाँ कोई जी। प्लैनेट नहीं होगा तो उसका कोई असर नहीं आएगा। ठीक उसकी है। खुद की एनर्जी सेकंड हाउस में पहुंच जाएगी। ठीक है। उसकी खुद की एनर्जी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, मार्स बैठा हुआ है 8th हाँ हाउस जी। में, और हाँ जी। सेकंड हाउस खाली है। हाँ जी। तो मार्स की जो दृष्टि पड़ेगी सेकंड हाउस में, हाँ जी। वो यहाँ पर कोई प्लैनेट नहीं होगा तो प्लैनेट को तो खराब नहीं करेगा, ठीक लेकिन है सर। सेकंड हाउस के रिजल्ट को यहाँ पर वक्री दृष्टि डाल के वो खराब करेगा ही करेगा। ठीक। उसकी वाणी में थोड़ा सा गर्म, जो बोलने की जो आर्ट वो है ना, वो बढ़ जाएगी, थोड़ी सी गुस्से वाला स्वभाव का हो जाएगा, गुस्से वाली वाणी हो जाएगी। ठीक है सर। ठीक है। इस परिवार में जो है ना, उसका जो मिजाज रहेगा वो थोड़ा सा गर्म टाइप का मिजाज रहेगा, जबान कड़वी हो सकती है उसकी। ठीक। है ना। तो अगर वहां पर प्लैनेट मिल रहा है तो प्लैनेट के रिजल्ट को खराब करेगा, साथ में घर को भी देखना होगा। लेकिन अगर प्लैनेट नहीं है तो उन हाउस पर दृष्टि जाएगी, वो ऐसा माना जाएगा जैसे खुद उस हाउस में जाके बैठ गया हो। ठीक है सर। ठीक है। तो ये तो है 100% दृष्टि। सर उसके बाद में, अगर हाँ, अगर सेकंड हाउस में जैसे अभी मंगल है और 8 में गुरु है, तो गुरु का घर सेकंड हाउस है, फिर भी उसको अपने घर में बैठा है, फिर भी उसको मंगल को खराब करेगा। बिल्कुल खराब करेगा, क्योंकि ये दृष्टि संबंध ही वक्री दृष्टि संबंध है। ये हमेशा रिजल्ट खराब ही होंगे यहाँ पर। 8वें घर में बैठा हुआ प्लेनेट सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लेनेट को खराब ही करेगा। सर खुद का सर, उसका जैसे खुद आपने का कहा था मंगल। खुद का घर है तो उसका भी इफेक्ट, उसका सेकंड हाउस का खुद का घर है तो वो घर का भी जो फायदा है वो भी नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा। अच्छा। ठीक है। ठीक। ठीक। और ये सर जैसे सेकेंड हाउस तो वो मंदिर स्थान है, तो वहां जाकर तो खराब प्लेनेट भी ठीक हो जाता है, तो इसकी जब दृष्टि वहां पड़ेगी तो दृष्टि ठीक नहीं हो जाएगी सर? नहीं नहीं, आप नहीं समझे। दृष्टि का कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर सीधा सीधा वक्री दृष्टि है, मतलब ये दृष्टि ही खराब है। 8वें घर से सेकंड हाउस की पे जो दृष्टि पड़ती है, वो दृष्टि ही निगेटिव है। कोई भी प्लेनेट यहाँ पर बैठा होगा, चाहे अच्छा बैठा हो चाहे बुरा बैठा हो, मैंने क्या कहा पहली बार में, मैंने कहा 8वें घर और सेकंड हाउस में भले ही आपस में शत्रु मित्र ग्रह बैठे हों, लेकिन ये दृष्टि डाल के उसको खराब करेगा ही करेगा। ये जो दृष्टि वाला जो 8वें से दूसरे घर की जो दृष्टि पड़ती है, ये खराब दृष्टि ही है, वक्री दृष्टि है। इसकी दृष्टि के रिजल्ट हमेशा खराब आते हैं। लेकिन अब देखिए, यहां पर ये देखने वाली बात है, जैसे मान लीजिए सेकंड हाउस में जुपिटर है, 8th हाउस में सैटर्न है, दोनों ही अपने घरों के मजबूती से बैठे हुए हैं ना, यहाँ पर मजबूती से बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जुपिटर जो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है वो पैसे का तो प्रॉमिस कर ही रहा है। आपकी वाणी, आपका आपका जो ज्ञान है उस पे उसकी तो वो बात कर ही रहा है, आपकी फैमिली की भी बात कर रहा है वो।
पॉजिटिव की बात कर रहा है। लेकिन जैसे ही सैटर्न की दृष्टि आएगी उस पर, सैटर्न का पीरियड आएगा, जुपिटर का पीरियड आएगा, जैसे ही ये, चाहे वो महादशा में आ जाए चाहे वो लाल किताब की दशा में आए, तो कहीं ना कहीं यहां पर कोई ना कोई नुकसान जरूर इफेक्ट आएगा इसका, क्योंकि दृष्टि ये खराब है। इसीलिए अगर सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट है तो अच्छा है एट्थ हाउस में कोई प्लेनेट ना हो। ये बहुत अच्छा योग है। अगर सेकंड हाउस में प्लेनेट है, एट्थ हाउस में ना हो, तो वो ज्यादा अच्छा है कि दृष्टि, किसी निगेटिव दृष्टि इस प्लेनेट पर ना पड़ पाए। ठीक है जी, चलिए आगे एक बढ़ते हैं। मिनट सर, एक मिनट सर, अगर आठवां हाउस हमारा खाली होता है और सेकंड में कोई प्लेनेट होता है तो उस टाइम, उस स्थिति में तो कोई दृष्टि पड़ती ही नहीं है। नहीं, उस स्थिति में कोई दृष्टि नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, ओके। हाँ, वही तो मैंने कहा ना कि अगर ये सिचुएशन बनती तो अच्छा है। इस सिचुएशन पे दृष्टि नहीं पड़ती, आठवां घर खाली हो और अगर सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट हो तो फिर आठवें घर से उसकी दृष्टि नहीं जाएगी अगर आठवां घर खाली है। लेकिन सर, आठवें घर में प्लेनेट है और दूसरे में नहीं है, तब भी अगर वहां पे प्लेनेट नहीं भी है लेकिन फिर भी वो पूरी 100% ही मानेंगे, फिर भी दृष्टि डालेगा हाँ हाँ पूरी हाँ, 100 ही मानेंगे तब भी। बिल्कुल बिल्कुल, दृष्टि तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन वो दृष्टि सेकंड हाउस पे जाएगी, वहां पर कोई प्लेनेट नहीं है। ओके। अब जैसे जैसे हमने ये खाना नंबर 1 से और 7 में दृष्टि का संबंध बताया। अब खाना नंबर 1 में प्लेनेट बैठा होगा, 7 में अगर प्लेनेट नहीं है तो दृष्टि तो तब भी जाएगी ना सेकंड हाउस के ऊपर। अब जैसे खाना नंबर 1 में सूर्य सूर्य बैठा हुआ है, 7वां घर खाली है, तब भी 7वां घर किसका होता है? 7वां घर होता है ना आपके स्पाउस का और आपके शादीशुदा लाइफ का, मैरिड लाइफ का। तो 7वें घर में अगर 7वां घर खाली है तो सूर्य यहां पर अगर दृष्टि डालेगा तो वही इफेक्ट माने जाएंगे जो 7वें घर में सूर्य के बैठे होने पे होते हैं। अच्छा। लेकिन मान लीजिए जैसे यहां पर सूर्य है और 7वें घर में शुक्र है, तो फिर यहां पर बैठा, भले ही शुक्र अपने घर में मजबूती के साथ में बैठा हुआ है, लेकिन सूर्य की दृष्टि जैसे ही शुक्र पर जाएगी, शुक्र तो नाजुक है, सूर्य गर्म है, वो शुक्र को खराब करेगा ही करेगा। मतलब आपके स्पाउस की सेहत खराब होगी ही होगी। शुक्र क्या है? शुक्र आपकी शरीर के व्हाइट सेल्स हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता है शुक्र आपके अंदर। किसी व्यक्ति के व्हाइट सेल्स जितने ज्यादा अच्छे से काम कर रहे होंगे वो उतना उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। तो यहां पर क्या है देखिए, सबसे अच्छा कुंडली में चंद्रमा का होना बहुत जरूरी है। क्यों? चंद्रमा जो है ना वो आपके शरीर का पानी है। अगर चंद्रमा अच्छा है तो आपके शरीर का पानी अच्छा है। अगर आपके शरीर का पानी अच्छा है तो आपके शरीर का ब्लड अच्छा है, मतलब मंगल अच्छा है। और अगर आपका पानी भी अच्छा है, आपका मंगल भी अच्छा है, चंद्रमा भी अच्छा है, मंगल भी अच्छा है, तो व्हाइट सेल्स अपने आप अच्छे हो जाएंगे, शुक्र अपने आप अच्छा हो जाएगा। ये तीनों प्लैनेट हमारी बॉडी के अनुसार एक दूसरे से कनेक्टेड है। चंद्रमा पानी, ब्लड मंगल और व्हाइट सेल्स शुक्र। तो चंद्रमा और मंगल अच्छे हैं तो शुक्र अपने आप अच्छा होगा। ठीक है, इस तरीके से ये तो 100% दृष्टि होगी। अब एक दृष्टि जाती है खाना नंबर 3 से खाना नंबर 11 पे। खाना नंबर 3 में जो भी प्लेनेट बैठा होगा वो दृष्टि डालेगा 11वें घर पे और दृष्टि डालेगा 9th हाउस पे। खाना नंबर 3 में बैठा हुआ प्लेनेट वो दृष्टि डालेगा 11वें घर पे, 9वें घर पे। कहने का मतलब यहां पर बैठे हुए प्लेनेट वो डायरेक्ट असर डालते हैं आपके कमाई पर और आपके भाग्य पर। और खाना नंबर 3 किसका है? मेहनत का, पुरुषार्थ का। मतलब मेहनत से ही कमाई बढ़नी है और मेहनत से ही भाग्य चमकना है। अब थर्ड हाउस इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए आपने कोई नग पहन लिया, नग धारण कर लिया, तो नग जो है धारण करते ही उस प्लेनेट की एनर्जी आपके थर्ड हाउस में आ गई। वो इफेक्ट सीधा सीधा कहां करेगा नग आपका? आपके डेली इनकम में, 11वें घर में, आपके लाभ भाव में, आपकी इच्छा पूर्ति में और आपके
भाग्य भाग्य में, आपके जो जीवन में जो आपका जो विस्तार होने वाला है उसमें, तो तीसरे घर की जो दृष्टि है वो 11वें घर पे जाती है और 9वें घर पे जाती है। और एक दृष्टि और है जो 5वें घर से 9वें घर पे जाती है। ये 50% दृष्टियां हैं। 50% दृष्टि का मतलब ये हुआ कि इन प्लैनेट की जो जब दृष्टि संबंध बनते हैं, तो अगर इससे पॉजिटिव असर आएंगे, अच्छे असर असर आएंगे, तो 50% असर आएंगे, खराब असर आएंगे तब भी 50% आएंगे। मतलब आपके साथ में अगर ये दृष्टि संबंध से कोई काम बुरा होने वाला है, तो 100% बुरा नहीं होगा, 50% बुरा होगा। अगर आपके जीवन में इस दृष्टि संबंध से कोई काम अच्छा होने वाला है, तो 100% भी अच्छा नहीं होगा, 50% अच्छा होगा। ये 50% दृष्टियां हैं, इनका असर 50% तक होता है। ठीक है। खाना नंबर 3 से सर 11 अगर और सर 9 पे, अगर और खाना 5 नंबर से 9 पे। सर अगर खाना नंबर 3 में 2 प्लेनेट बैठे हैं, हाँ, तो क्या? उसकी क्या 100% हो जाएगी, और मान लो 11 में जा रहे हैं तो बढ़ जाएगी, या क्या होगा ना सर? ना 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 ना, यहाँ पे हम प्लेनेट की दृष्टियों की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो खाने की बात कर रहे हैं। तीसरे घर की दृष्टि पड़ती 11 पे और 5वें घर की दृष्टि पड़ती 9 पे। अब यहाँ चाहे जितने प्लेनेट बैठे हो उनकी सबकी दृष्टि पड़ेगी। बट सर असर तो प्लैनेट्स पर ही होगा ना, फिर रिजल्ट तो प्लैनेट्स। असर असर प्लेनेट पे ही होगा, असर तो प्लेनेट पे ही होगा। जैसे सपोज, जैसे मान लीजिए थर्ड हाउस में सूर्य बैठा हुआ है, 11th हाउस में शनि बैठा हुआ है, तो यहां पर सूर्य की दृष्टि जब भी शनि पर पड़ती है, तो पार्टनर को दिक्कत आती है, पत्नी की सेहत खराब रहती है, शुक्र से संबंधित सुखों में कमी आ जाती है, शुक्र खराब हो जाता है। तो यहां पर अगर ये सिचुएशन बनी होगी, तो इसका मतलब ये है कि जो शुक्र खराब हो रहा होगा, वो पूरी तरीके से छत विछत नहीं हो रहा होगा, पूरी तरीके से खराब नहीं हो रहा होगा, कुछ उसका असर आपको मिलेगा। खराबी कितनी आएगी? 50%। असर उसका 50% होता है। 100% दृष्टि में तो पूरी तरीके से तबाह कर देता है। जैसे थर्ड हाउस से सूर्य की दृष्टि अगर 11th हाउस में वीनस पर पड़ जाए, तो शुक्र उतना खराब नहीं होगा जितना फर्स्ट हाउस में बैठे हुए सूर्य की दृष्टि 7th हाउस में बैठे हुए शुक्र को खराब कर सकती है। ठीक है, क्लियर? तो ये है 50% दृष्टि। दो तरह की दृष्टि होगी, 100% और 50%। एक दृष्टि संबंध और बनता है, वो उसका असर 25% होता है। खाना नंबर 2 से 6 पे, 6 से 12 पे, और 12 से 8 पर, और 2 से 12 पे। ये दृष्टि का जो असर होता है ना, वो 25% दृष्टि का असर होता है। खाना नंबर 2 में बैठा हुआ प्लैनेट खाना नंबर 6 में दृष्टि डालेगा। खाना नंबर 6 में बैठा हुआ प्लैनेट खाना नंबर 12 में दृष्टि डालेगा। और खाना नंबर 12 में बैठा हुआ प्लैनेट खाना नंबर 8 के प्लैनेट पर दृष्टि डालता है। और खाना नंबर 2 में बैठा हुआ प्लैनेट खाना नंबर 12 में बैठे हुए प्लैनेट पर दृष्टि डालता है। तो ये इस तरीके से यहां पर दृष्टि संबंध बनता है लाल किताब में। तो ये तो लाल किताब के अनुसार ये दृष्टि संबंध हो गया। लेकिन लाल किताब ये भी बोलती है कि ये जो दृष्टि संबंध बन रहा है, ये लाल किताब के अनुसार पहले घरों में बैठे हुए प्लैनेट दूसरे घर बाद वाले घरों में बैठे हुए प्लैनेट पर दृष्टि डालते हैं। लेकिन यहां पर जो प्लैनेट खाना नंबर 7 से लेके 12 में बैठा होगा, उसकी वही दृष्टियां काउंट होंगी जो पराशरी ज्योतिष में दृष्टियां काउंट होती हैं। जैसे खाना नंबर 7 में अगर सैटर्न बैठा हुआ है, तो सैटर्न की
तीन दृष्टियां होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, मतलब 1 2 3। सैटर्न यहाँ पे 9वें घर को भी देख सकता है, ठीक है। सैटर्न यहाँ फर्स्ट हाउस को भी देख सकता है, और सैटर्न की 10वीं दृष्टि भी होती है, मतलब चौथे घर में बैठे हुए प्लैनेट को भी देख सकता है। लेकिन ये दृष्टियां उन्हीं प्लैनेट की होंगी जो खाना नंबर 7 से लेके 12 में बैठे हुए हैं। जैसे मान लीजिए 10वें घर में मंगल बैठा हुआ है, मार्स बैठा हुआ है 10वें घर में, इसकी इसकी तीन दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो ये मंगल यहां से 1 2 3 4 लगन को भी देखेगा, यहाँ 4th हाउस को भी देखेगा, और यहाँ पंचम हाउस, 5th हाउस को भी देखेगा। अरे इस केस में प्लैनेट देखेगा, इस हाउस केस में प्लैनेट देखेगा, खाने की दृष्टि नहीं होगी इस केस में खाने की दृष्टि नहीं होगी। बाद वाले घरों में जो प्लैनेट बैठे होंगे वो प्लैनेट की दृष्टि काउंट होगी, भले एक ही दृष्टि क्यों ना हो। भले ही एक ही दृष्टि क्यों ना हो। मान लीजिए यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है, यहाँ पर सन बैठा हुआ है 10th हाउस में, तो ये 4th हाउस को भी देख सकता है। ओके सर यहाँ पर बुध की ज्यादा 3 दृष्टि थी कि बुध की इसमें? बुध की एक ही दृष्टि बुध होती की है। नहीं, वहां पर मैंने 4 7 8 पढ़ी थी, मैंने तभी पूछा था। वैसे तो एक ही होती है परस्त्रियों में। एक ही दृष्टि होती है बुध की। 7वीं? हाँ, 7वीं दृष्टि। सिर्फ पीडीएफ में सिर्फ जुपिटर, मंगल और सैटर्न की स्पेशल दृष्टियां होती है, बाकी सभी प्लैनेट की, राहु केतु की हम दृष्टि काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो खुद ही एक दूसरे के अपोजिट बैठे होते हैं, तो उनकी हम दृष्टि काउंट नहीं करेंगे। बाकी सारे प्लैनेट की दृष्टि होती है 7वीं दृष्टि, और मंगल, शनि और जुपिटर की सिर्फ स्पेशल 3 दृष्टियां होती हैं इनकी, बाकी सबकी 7वीं दृष्टि होती तो ये पराशरी वाली जो बाद वाले खानों से जो दृष्टि होगी ये 100% पूरा मानेंगे सर? हाँ, ये पूरी दृष्टि होगी, प्लैनेट की जो दृष्टि पड़ेगी वो 100% पूरी दृष्टि मानी जाएगी। ओके, चाहे अच्छी चाहे बुरी, चाहे वो प्लैनेट जहां पर दृष्टि डाल रहा है ना, उस हाउस में उस प्लैनेट का क्या संबंध है, बस उसी तरह की दृष्टि काउंट होगी। जैसे सैटर्न मान लीजिए फर्स्ट हाउस में दृष्टि डालेगा, ऑब्वियसली खराब ही करेगा। चौथे घर में दृष्टि डालेगा, ऑब्वियसली खराब करेगा। तो हमें पहले खाने से लेके 6वें खाने तक पराशरी दृष्टि नहीं देखनी है? नहीं, 7 से लेके 12 तक हमको पराशरी की दृष्टि काउंट करनी है। समझ गए सर। पराशरी में तो कुछ लोग राहु की 5वीं और 9वीं दृष्टि मानते हैं। तीनों मानते हैं? नहीं मानते हैं, लेकिन उसको नहीं मानना है। अच्छा, मेरे हिसाब से दृष्टि राहु केतु की मैं नहीं मानता, मेरे हिसाब से नहीं है, होती है दृष्टियां। बहुत सारे विद्वान मानते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं, सबकी अपनी अलग अलग राय हो सकती है। मेरा मानना यह है कि राहु केतु की दृष्टियां ना ही काउंट की जाए। छाया ग्रह है अपनी, राहु केतु की अपनी इंडिविजुअल उसी हाउस पे ही एनर्जी होती है अपनी। कि सर फिर वर्षफल में जब ये दोनों आमने सामने नहीं आते हैं, फिर ऐसे में तब दृष्टियां मानेंगे? दृष्टियां हम उसमें मानेंगे ना, लाल किताब की तो दृष्टियां काउंट होंगी। नहीं, जब अगर जैसे वर्षफल में कहते हैं कि राहु केतु जरूरी नहीं आमने सामने आए। नहीं, राहु केतु की तो दृष्टि नहीं माननी है, तो तब भी नहीं मानेंगे ना? नहीं, राहु केतु की दृष्टि काउंट नहीं करनी है, नहीं करेंगे। वो सबसे ज्यादा मजबूत अपने उसी घर में उसी राशि पे ही अपना प्रभाव पूरी तरीके से डाल पाते हैं। जिस घर में बैठे होंगे और जिस राशि में बैठे होंगे, बस उसी को ही पकड़ लेते हैं, या जिस प्लैनेट के साथ में बैठे होंगे उसकी एनर्जी को अपने में समाहित कर लेते हैं, उसकी एनर्जी को खत्म कर देते हैं और खुद पावरफुल बन जाते हैं। जैसे सूर्य के साथ में राहु बैठा हुआ है, सूर्य को खत्म कर देगा, सूर्य को बिल्कुल बेकार कर देगा, लेकिन खुद वो सूर्य बन के बैठ जाएगा, खुद ही सूर्य की ड्रेस पहन के बैठ जाएगा, सूर्य को तो गायब कर देगा। ठीक है, ये राहु और केतु का दोनों की वो है, जिस प्लैनेट के साथ में बैठते हैं उसकी एनर्जी को लेके खुद अपना असर देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो फिर सूर्य जैसे ही इफेक्ट देगा वो, कि फिर खराब इफेक्ट करेगा? ऐसे क्या चीज? अगर वो सूर्य के साथ बैठा है, सूर्य को अगर उसने ग्रहण लगा दिया, तो फिर क्या सूर्य के अच्छे इफेक्ट नहीं मिलेंगे, बुरे ही मिलेंगे? हाँ, सूर्य अपने रिजल्ट देने को सक्षम, 0 हो गया सूर्य तो राहु के साथ में। ओके,
तब जो राहु के रिजल्ट होंगे वो मिलेंगे, मतलब वो मिलेंगे। सूर्य समझेंगे नहीं। अब कुंडली में जैसा राहु जैसा बुध होगा, अगर बुध नेगेटिव है तब तो राहु अच्छे रिजल्ट दे ही नहीं सकता। कहने का मतलब अगर आपकी बुद्धि खराब है तो बुद्धि में विचार तो अच्छे आ ही नहीं सकते हैं। हम्म। लेकिन अगर बुध मजबूत है ना आपकी कुंडली में, तो राहु अपने अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम है। और मंगल भी अगर अच्छा है तब तो राहु पूरी तरीके से अपने रिजल्ट अच्छे ही देगा। ठीक है। ठीक है सर। तो सर ये एक तो डाउट है। हेलो दृष्टिया। हाँ जी। सर, जैसे खाना नंबर 7 में अगर शनि बैठा है तो उसकी 3 दृष्टियां कौन कौन से हाउस में पड़ती हैं? अरे सातवें घर में अगर यहाँ पर सैटर्न बैठा हुआ है सातवें हाँ घर में, जी। तो दृष्टि गिनो, 1 2 3, तीसरी दृष्टि 9वें घर पे पड़ेगी, सातवीं ओके। दृष्टि पहले घर में पड़ेगी, और ठीक 10वीं है। दृष्टि यहाँ चौथे घर में पड़ेगी। एक्चुअली सर मुझे दृष्टि के बारे में पता नहीं है, किसकी कौन कौन सी दृष्टि होती है, दैट्स ओके। व्हाई आई एम। हाँ तो नोट कर लीजिए, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, हाँ जी। 3 7 और 10। ठीक है सर। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, हाँ 4 जी। 7 और 8। ठीक है। जुपिटर की 3 दृष्टियां होती हैं। कौन बताएगा जुपिटर की दृष्टियां? 5 7 5 7 और 9 सर। 5 7 और 9। 7 और 9। 9। ठीक है सर। 5 7 और 9। हाँ जी। सर इनकी तीनों और दृष्टियां बाकी सभी जितने भी प्लैनेट हैं उनकी सिर्फ एक ही दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि। अभी सैटर्न की कुंडली में पोजीशन और कमाल की होती है। शनि जो है ना वो अपनी दृष्टि तो डालता ही डालता है। हाँ जी। सैटर्न की कुछ स्पेशल आंखें होती हैं। जब हम अभी सैटर्न का चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें हम पढ़ेंगे कि सैटर्न कुछ अपनी स्पेशल आंखों से और भी ग्रहों को देख सकता है। ठीक है। तो ये जो है ना, ये तो अगर सर सेटन अच्छी पोजीशन में है तो फिर दृष्टि भी तो अच्छी होगी। ये तो नहीं कि अब हमेशा खराब ही दृष्टि हाँ होगी। हाँ बिल्कुल। सैटर्न अगर अपने घर को देख रहा है, बहुत अच्छी दृष्टि मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए सैटर्न यहाँ पर बैठा हुआ है, 8th हाउस में बैठा हुआ है। 8th हाउस से वो 10th हाउस पर दृष्टि डालेगा, अच्छी दृष्टि डालेगा, पॉजिटिव दृष्टि डालेगा। अगर सैटर्न फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। हाँ। या सैटर्न जो है कहीं ऐसा बैठा हो कि वो जहां पर दृष्टि डाल रहा हो वहां पे उसका मित्र ग्रह बैठा हो, वो भी उसके लिए बहुत अच्छी दृष्टि जाएगी उस खाने पे, है ना। या ऐसे खाने में दृष्टि डाल रहा हो जहां पर उस घर का मालिक या उस घर का कारक सैटर्न का मित्र है, तब भी उसकी दृष्टि अच्छी मानी जाएगी। एक चीज और है, जब भी कोई प्लैनेट कुंडली में बहुत मजबूत पोजीशन पे बैठा होता है, मतलब उच्च का होके बैठा होता है, या अपने घर में बैठा होता है, या अपने पक्के घर में बैठा होता है, तो उस वो जहां पर भी अपनी दृष्टि डालता है उसको खराब नहीं करता, क्योंकि वो खुद ही बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे है। वो किसी घर में दृष्टि डाल के उस घर में बैठे हुए प्लैनेट को या उस घर के खाने के रिजल्ट को खराब नहीं करेगा, अगर वो प्लैनेट बहुत ही मजबूत पोजीशन पे अपनी कुंडली अपने खाने में बैठा हुआ है तो। ठीक है। कुछ दृष्टियां और होती हैं, स्पेशल दृष्टियां, जैसे खाना नंबर 12 में अगर बुध बैठा हुआ है तो ये प्लेनेट अपनी वक्री दृष्टि से खाना नंबर 6 को देखेगा उल्टा। यहां पर अगर मरकरी बैठा हुआ है तो ये उल्टी दृष्टि से खाना नंबर 6 में बैठ को देखेगा, और जो भी प्लेनेट यहां पर बैठा होगा उसकी धज्जियां उड़ा देगा। इसी तरीके से मरकरी जब 9th हाउस में होता है, यहां पर जब मरकरी होता है तो ये उल्टी दृष्टि से खाना नंबर 3 को देखता है। मरकरी कुंडली में जब भी निगेटिव बैठा होता है, दो ही खानों में मरकरी सबसे ज्यादा निगेटिव होता है, खाना नंबर 12 में और खाना नंबर 9 में। यहां पर मरकरी जब भी आता है
तो इसको हमेशा टेंशन रहती है कि मेरे घर में कौन बैठा हुआ है, मतलब मेरा घर छठवें घर में और मेरा घर तीसरे घर में कौन बैठा हुआ है। और जब भी ये वहां पर किसी प्लेनेट को पा लेता है ना बैठा हुआ, उसको बुरी तरीके से खराब कर देता अगर मरकरी सूर्य के साथ है सर तो? है, किसी के साथ हो, ओह। किसी के भी साथ हो। अब मान लीजिए सूर्य के साथ में मरकरी बैठा हुआ है, तो मरकरी में कुछ अशुभता जो है ना उसकी खत्म हो गई, एक तरीके से कम हो गई, तो उसकी जो दृष्टि होगी ना वो उतनी बुरी तरीके से खराब नहीं करेगी। सूर्य के साथ में मरकरी अगर आ जाएगा ना तो उसकी तो मरकरी शांत हो गया ना, जैसे राहु मंगल के साथ में शांत हो जाता है, वैसे ही मरकरी भी सूर्य के साथ में बिल्कुल शांत हो जाता है, अपनी पूरी ताकत वो सूर्य को दे देता है। ओके। जैसे राहु अपना पूरा कंट्रोल मंगल को दे देता है, सेम वही सिचुएशन। ठीक है। एक स्पेशल दृष्टि और है, अगर यहां पर सैटर्न हो, सैटर्न बैठा हो, तो ये अपनी उल्टी दृष्टि से खाना नंबर 2 में बैठे हुए प्लेनेट को देखता है। जो भी प्लेनेट यहां पर बैठा होगा, खासकर शुक्र और चंद्रमा जो फीमेल प्लेनेट है, अगर सैटर्न को सेकंड हाउस में ये दोनों प्लेनेट बैठे हुए मिल गए, शुक्र बैठा होगा तो पत्नी की पोजीशन खराब कर देगा, उसकी सिचुएशन खराब। चंद्रमा मिल गया तो माँ की स्थिति खराब कर देगा। मेल प्लेनेट पे तो चलिए इसका असर कम होता है, लेकिन फीमेल प्लेनेट पे इसका असर बहुत खतरनाक होता है। एक स्पेशल दृष्टि और है, अगर खाना नंबर 9 में सूर्य, चंद्रमा या जुपिटर बैठा हुआ है, तीनों में से कोई भी, तो ये खाना नंबर 5 में बैठे हुए प्लेनेट को देख सकते हैं। ये खराब नहीं करेंगे, ये खराब दृष्टि नहीं है, ये अच्छी दृष्टि है, मतलब देख सकते हैं उल्टा खाना नंबर 5 में। असर क्या होंगे वो ये जब कुछ हम स्पेशल दृष्टियां है। सर इनके असर क्या होंगे वो आप प्लैनेट्स जब सिखाओगे उसके साथ बताओगे, करेक्ट? हाँ बिल्कुल। हाँ नहीं, जी। अब जहां पर असर खराब हो रहा है, जैसे मैंने मरकरी का बताया, हम्म। मरकरी अगर 12वें घर में है तो हम्म। छठवें घर में बैठे हुए प्लेनेट को वो खराब ही करेगा। जैसे मान लीजिए मरकरी को छठवें घर में केतु मिल गया, सपोज हम्म। केतु बैठा हम्म। हुआ मिल गया, तो हम्म। केतु किन की चीजों का कारक है? एक तो छठवां घर, छठवां घर जो है ना आपके बच्चों के जो रिश्तेदार होते हैं उनका कारक है, आपके मामा खानदान का कारक है। तो इन दोनों फैमिली की हालत खराब हो। केतु यहां पर बैठा हुआ है तो केतु केतु जिन चीजों का कारक होता है, केतु मेल संतान का कारक होता है, उसके रिजल्ट में खराबी। केतु जो है ना आपके जॉइंट्स पेन, पैरों में, पैरों का और इन सब का कारक होता है, लिंग का कारक होता है, मेल और फीमेल दोनों के लिंग का कारक केतु ही होता है। तो अगर केतु खराब है तो इसमें कमी आ जाएगी। ठीक है। तो जो प्लेनेट बैठा होगा ना उस प्लेनेट से संबंधित रिश्तेदार, उस प्लेनेट से संबंधित काम, जो भी उस प्लेनेट से संबंधित चीजें हैं ना उसके रिजल्ट में खराबी कर देगा यहां पर बैठा हुआ मरकरी। है ना, अशुभ जो दृष्टियां हैं वो अशुभ रिजल्ट देंगी, और जो नॉर्मल दृष्टियां हैं वो प्लेनेट की आपस की शत्रुता और मित्रता के आधार पे डिसाइड होगा। ठीक है। इन दृष्टियों में अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट हो पूछिए, तो फिर आगे भी कुछ और दृष्टियां बताता हूं फिर मैं। सर क्या है, एक प्लैनेट अगर बैठते हैं ना तो कम से कम आप अंदाज लगा सकते हो कि उसका इफेक्ट कैसे होगा दृष्टि में, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो वहां पे ज्यादा मुझे कंफ्यूजन लगता है ज्यादा। देखिए, वो आप हाँ जी। अगर मान लीजिए फर्स्ट हाउस में 3 प्लेनेट बैठ गए, सन, राहु,
मरकरी, यहां सिर्फ केतु आ गया। ठीक है, अब यहां पर सन की दृष्टि केतु पर, मरकरी की दृष्टि केतु पर, और राहु केतु तो है ही एक दूसरे के ऊपर, और ये दोनों जो है ना केतु के शत्रु हैं। क्या होगा केतु का? हालत खराबी तो होगी केतु की। कहां बैठा है? 7th हाउस में। कौन से हाउस में? रिलेशनशिप और व्यापार में, इन्हीं के हाउस में बैठा हुआ है। तो केतु के रिजल्ट खराब, केतु से संबंधित जितनी भी चीजें जो अभी मैंने बताई थी आपको, उसके रिजल्ट खराब, और व्यापार और मैरिड लाइफ, ये स्थिति खराब। तो यहां पर जितने प्लैनेट की दृष्टि होगी उतना ही ज्यादा ये पीड़ित हो जाएगा प्लैनेट। एक अगर दृष्टि डाल रहा होता तो उतना पीड़ित नहीं होता। मान लीजिए यहां पर जुपिटर भी आ गया या वीनस आ गया, कोई आ गया, वो भी दृष्टि डालेगा, वो भी अपना एक असर, नया असर दिखाएगा। तो सर इस केस में फिर सर होगा। केतु के कारकत्व और केतु जिस घर में बैठा हुआ है दोनों को इफेक्ट करेगा। बिल्कुल करेगा। और एक चीज और है कि जो प्लेनेट खराब हो रहा होगा वो जिस हाउस का मालिक है और जिस हाउस का वो कारक है, अगर उस हाउस में कोई प्लेनेट नहीं बैठा है तो उसको भी इफेक्ट डालेगा। जैसे केतु 6 हाउस का कारक है, 6 हाउस का कारक है ना केतु। जी जी। मालिक तो राहु केतु कहीं के नहीं है, कारक है यहाँ के। तो अगर कुंडली में केतु खराब हो रहा होगा तो, और 6 हाउस अगर खाली होगा तो फिर वो 6 हाउस की रिजल्ट को भी खराब करेगा। और अगर केतु अगर अच्छा हो रहा होगा किसी हाउस में बैठ के, तो जहां का वो कारक है उस हाउस को भी अच्छा करेगा, बशर्ते वो हाउस खाली हो। क्योंकि अगर वो हाउस खाली नहीं होगा, अगर उस हाउस में कोई प्लेनेट बैठा होगा, तब तो उस प्लेनेट की एनर्जी होगी वहां पर, तब तो एनर्जी चेंज होगी ना। अगर उस हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है तो उसका असर उस प्लेनेट के हिसाब से ही आएगा। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा मान लीजिए 4th हाउस का कारक है, 4th हाउस का मालिक है। अब चंद्रमा किसी प्लेनेट के साथ में कहीं बैठा हुआ है, जैसे 10th हाउस में बैठा हुआ है या 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो चंद्रमा यहां पर पीड़ित है, और कहीं से दृष्टि आ जाए तो और पीड़ित हो जाएगा। तो 4th हाउस से संबंधित जितने भी सुख हैं, आपके घर का सुख, आपको गाड़ियों का सुख, आपको प्रॉपर्टी का सुख, आपके घर के माहौल का जो घर का माहौल है, इन सब में भी इफेक्ट डालेगा। तो जो सर प्लेनेट, सर इस आप केस इस में तरीके से सॉरी। लीजिए, इस तरीके से लीजिए आप इसको। आपका मान लीजिए कोई घर है और आप किसी दूसरे घर में होके परेशान हैं, आपके बुरी तरीके से आपको किसी चीज की समस्या है, तो आप अपना घर भी ध्यान से, अपने घर को भी आप ध्यान नहीं दे पाएंगे, वो भी पूरी तरीके से खराब भी होता रहेगा, तब भी आप उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। सेम वही सिचुएशन है। सर और अगर सर प्लेनेट का जैसे अभी आपने बताया सर कि सूर्य और राहु दोनों यहाँ पे सूर्य और मंगल दोनों यहाँ पे केतु को देख रहे हैं। हम्म अब केतु यहाँ पे खराब हो गया पर हम्म वो बैठा हुआ है वीनस के घर में। हम्म तो वीनस का घर 7वां घर, और जो दूसरा घर है, दूसरी राशि है वीनस की, दूसरा घर जो है वीनस का, हम्म जो छुपे जो जो जमा किए हुए धन का है, हम्म। उसको भी खराब करेगा क्या? नहीं नहीं, वीनस को खराब नहीं करेगा ये। अच्छा जी। वीनस को क्यों खराब करेगा? क्योंकि केतु तो वीनस का मित्र है, अच्छा जी। अच्छा जी। वीनस को मतलब खराब नहीं करेगा। राशि का कोई इफेक्ट नहीं है। नहीं नहीं, यहां पर देखिए, यहां पर अगर जो है यहां पर मान लीजिए सूर्य बैठा होता, हाँ जी। केतु की जगह यहां पर 7th हाउस में सूर्य बैठा होता, हाँ जी। फिर हम वीनस को देखते, फिर हम अच्छा। वीनस को देखते। या केतु की जगह राहु बैठा होता, उल्टा होता, यहां पर केतु 1st हाउस में होता, राहु होता 7th हाउस में। अच्छा मतलब दुश्मन ग्रह होता। हाँ, दुश्मन ग्रह तब अगर है। हम तब हाँ हम ये देखते कि वीनस का 2nd हाउस जो दूसरी राशि है उसकी, जो हाँ दूसरे घर का वो कारक है, वो भी
डिस्ट्रॉय हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर वीनस मान लीजिए कुंडली में खराब होके बैठा हुआ है, तब इफेक्ट और खराब हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर राहु बैठा हो, ठीक है, सेवेंथ हाउस में, तो पहले हमको पकड़ में आया कि यहाँ राहु बैठा हुआ है इस घर में, इसका मतलब वीनस खराब हो गया। अब वीनस को देखो कहाँ बैठा हुआ है, और वीनस भी मान लीजिए सिक्स हाउस में बैठा है नीच का होके, हाँ जी। तब तो स्थिति वीनस की बहुत ज्यादा खराब हो गई। लेकिन अच्छा सेकंड हाउस की अगर हम बात करेंगे, तो सेकंड हाउस में एनर्जी दो प्लैनेट की है, एक जी। जुपिटर की है और एक और एक वीनस की वीनस की है। है जी। ना। तो अगर मान लीजिए जुपिटर कहीं पर मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, तब तो तो वो अपने सेकंड सेकंड हाउस की हाउस को बचा स्थिति लेगा। स्थिति बचा लेगा सेकंड हाउस को। लेकिन अगर जुपिटर भी नीच का होके या कहीं खराब होके बैठ गया, तब तो वो सेकंड हाउस को भी लपेटे में ले लेगा। बट सर इफेक्ट तो फिर भी आएगा ना वीनस का। मतलब जुपिटर अपना घर संभाल तो लेगा, हम्म कुछ चीजें अच्छी हो जाएंगी, बट हम्म जो वीनस से रिलेटेड चीजें हैं हम्म वो शायद इफेक्ट हो जाएं। हाँ बिल्कुल होंगी। तो इफेक्ट तो अगर हम आएगा ही इसकी आएगा। रेमेडी करेंगे, तो हाँ शायद हम पहले ये देखेंगे कि जुपिटर उस आदमी के अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन कैसे हैं। अगर वो अच्छे हैं तो हम्म हम वीनस का इफेक्ट, तो हम वीनस की रेमेडी करेंगे। हाँ अगर बिल्कुल। वो भी खराब है तो हम दोनों की रेमेडी नहीं कर सकते फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहां पर हमने शुरुआत में ही बोला था कि जो घर का मालिक होता है ना, उसका असर जी। ज्यादा होता है। जी। घर के मालिक को हमको फोकस करना है। अगर उस घर का मालिक खराब हो रहा होगा ना, हाँ जी। तो असर उस घर का खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। नहीं सर, अगर प्लेनेट होगा वहां पर बैठा फिर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, अगर कोई प्लेनेट उसकी एनर्जी होगी। आप बड़ा जैसे जल्दबाजी में बोल जाते हो, मेरे यहाँ समझ में नहीं आता आप क्या बोल रहे हो। आप आराम से बोलो। मैं सर कह रहा हूँ कि जैसे आप कह रहे हो ना, वहां पर प्लेनेट हाउस में कोई प्लेनेट हो तो फिर हाउस का ज्यादा इफेक्ट होता है। अगर वहां पर प्लेनेट होगा वो तो हाउस को बचा लेगा वहां पर। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ। अगर उस हाउस में कोई प्लेनेट बैठा होगा ना, उस हाउस की एनर्जी देखनी पड़ेगी ना, उस हाउस के हिसाब से वो प्लेनेट किस किस तरीके का है, कैसा बैठा हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेकंड हाउस में, अब सेकंड हाउस की तो बात अलग है, कोई भी प्लेनेट यहाँ पर आता है वो अपना असर खराब नहीं देता, ये धर्म स्थान है, ठीक है। जैसे वीनस 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 की बात करें, वीनस के एक घर में मान लीजिए सेवेंथ हाउस में राहु बैठ जाए, और सेकंड हाउस में सूर्य बैठ जाए, और खुद वीनस फोर्थ हाउस में बैठ जाए, अब तो बहुत बुरी स्थिति हो गई वीनस की। मतलब उसके दोनों घरों में शत्रु ग्रह, और खुद बेचारा चंद्रमा के घर में, खुद शत्रु घर में बैठा हुआ है। ठीक। अब ये वीनस इधर उधर इतना, और अगर बुध भी अगर इस वीनस के पहले अगर नहीं हुआ, बुध भी इस वीनस के बाद में हुआ, तो इस आदमी को पता ही नहीं होगा कि मैं रिलेशन किसके साथ में बनाने जा रहा हूं। इतना अंधा आपने हो बताया। जाएगा ये रिलेशन बनाने में, इसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ मुंह मार रहा हूं जाके। हाँ ठीक। ओके, थैंक यू। सर लाल किताब में हम क्या प्लैनेट्स के तत्वों को भी ध्यान दे सकते हैं? किसको? मतलब जैसे प्लैनेट्स के तत्व होते हैं, जैसे अग्नि तत्व प्लैनेट है, वीनस जैसे वीनस है, मार्स है जैसे अग्नि तत्व है। अब जैसे आपने बताया अभी कि वीनस के साथ अगर केतु बैठा हो हम्म तो वो दोनों मित्र नहीं है। नहीं, केतु तो मित्र है ना वीनस का। सॉरी, राहु होता या सूर्य होता तो मित्र नहीं होते। हाँ अब नहीं होता। राहु, सूर्य जो है वो अग्नि तत्व है और वीनस जल तत्व है। हम्म तो क्या इसको भी हम बीच में रिलेशनशिप में ले सकते हैं कि इसका इफेक्ट कैसा आएगा फिर? इसका इफेक्ट ऐसा आएगा, अब जैसे सूर्य अग्नि तत्व है, वीनस जल तत्व है, तो ये जी। दोनों प्लेनेट जो आएंगे ना, असर करेगा तो ऑब्वियसली पानी को ही नुकसान पहुंचेगा, अग्नि पानी को जी। ही नुकसान पहुंचाएगी। मतलब जी। सूर्य जो है ना वो वीनस को जलाएगा, हाँ जी। तो वीनस ही खराब होगा इसमें। इसी अच्छा जी। तरीके से नहीं, सूर्य और चंद्रमा है, नहीं सूर्य और सर। चंद्रमा भी है, दोनों का जी। असर अगर साथ में है ना, तो दोनों का असर बहुत अच्छा नहीं आता है। दोनों हाँ का जी। दृष्टि संबंध भी अच्छा नहीं, भले ही मित्र हैं, जी। लेकिन दोनों का दृष्टि संबंध भी अच्छा नहीं है, दोनों साथ में है, तब भी अच्छा नहीं है। हाँ जी। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे सूर्य
अगर वीनस को खराब कर रहा है तो वो तो उसको भाप बनाएगा, मतलब उसको गुस्सा ज्यादा दिलाएगा। बट अगर किसी तरीके से सूर्य जुपिटर को खराब कर रहा है तो वो तो आपस में दोनों मित्र हैं, तो वो इतना बड़ा नुकसान नहीं करेंगे क्या? हाँ, नहीं करेंगे, उतना बड़ा नुकसान नहीं करेंगे। यहां पर देखिए, जुपिटर सूर्य को किस तरीके से हार्म कर सकता है लाल किताब के अनुसार। जी लाल किताब के अनुसार या फिर ये दोनों ऐसे घरों में बैठे हो जहां की दृष्टि वक्री खराब हो। हाँ जी हाँ जी 8वें घर में जुपिटर बैठ जाए, सूर्य सेकंड हाउस में बैठ जाए, जी तब एक दूसरे को खराब कर सकते हैं, हाँ जी है ना। या और कोई लाल किताब का सूत्र लग रहा हो जो मैं आगे बताने जा रहा हूं, उससे भी जी खराब हो सकता है। ओके ठीक है, चलिए कुछ और आगे दृष्टि संबंध समझ लेते हैं। इसमें जो है एक दृष्टि होती है जिसको बोलते हैं वाहमी मदद, बोलते हैं वाहमी मदद। मतलब वाहमी मदद का मतलब ये हुआ कि कोई भी प्लैनेट अपने से 5वें घर में बैठे हुए प्लैनेट की हमेशा मदद करेगा। कोई भी ग्रह अपने से 5वें घर में जो भी प्लैनेट बैठा होगा वो उसकी मदद करेगा। इसको योग दृष्टि बोलते हैं या वाहमी मदद, दोनों बोलते हैं इसको। जैसे यहां पर मान लीजिए फर्स्ट हाउस में मान लीजिए राहु बैठा हुआ है, यहां पर सूर्य बैठा हुआ है, सन बैठा हुआ है। तो ये जो राहु है ना, ये 5वें घर में बैठे हुए सूर्य की मदद करेगा। कहने का मतलब ये मदद को हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे इस इसका जो सन है ना, सन किस चीज का कारक होता है? सन फेम का कारक होता है, सन परिवार का कारक होता है। तो इस व्यक्ति के साथ में जब भी फेम पाने की बात आएगी, जब भी इसके परिवार की बात आएगी, इसकी फैमिली की बात आएगी, इसके संतान की बात आएगी, तो उस स्थिति में इसके दिमाग में चलने वाले विचार, राहु जो है ना, उसके दिमाग में चलने वाला आइडिया वो बहुत अच्छे से इसका साथ देगी। मतलब राहु यहां पर सूर्य की हर तरीके से मदद करेगा। खाना नंबर 1 और खाना नंबर 5, ये दोनों जो है ना आपसी मदद पे आ गए। उस व्यक्ति का शरीर और उस व्यक्ति की बुद्धि प्रॉपर जो है ना एक दूसरे के साथ में अलाइनमेंट बना होगा उनका। कोई भी प्लेनेट, अब जैसे कोई प्लेनेट मान लीजिए सेकंड हाउस में बैठा है, यहां पर सेकंड हाउस में मान लीजिए जुपिटर बैठा हुआ है, यहां पर यहां पर मान लीजिए वीनस बैठा हुआ है, तो ये जुपिटर इस वीनस की हमेशा मदद करेगा। ये इसको कई उसमें कर सकते हैं, इसको उपायों में भी किया जा सकता है, उपायों में भी कर सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कोई प्लेनेट यहां पर बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए सप्तम भाव में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर सपोज मान लीजिए यहां पर केतु बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, यहाँ राहु हो गया, यहाँ केतु हो गया, ठीक है। अब इस केतु को किस घर से मदद आ सकती है? तीसरे घर से। तीसरे घर से, यहां से मदद आएगी ना तीसरे घर से। अब हम ये केतु हमारी कुंडली में अच्छे से काम करे तो हम केतु के मित्र को अगर हम तीसरे घर में प्लेस कर दें तो केतु अच्छे से काम करने लगेगा। तीसरे घर से मदद आ रही है ना केतु को, तो हम क्या करेंगे? तीसरे घर में किसको हम स्थापित कर सकते हैं? केतु। केतु सबसे अच्छा किसके साथ में कंफर्टेबल होता है? गुरु। गुरु के साथ। घर के साथ में, क्योंकि गुरु है उसका, केतु चेला है उसका।
तो हम जुपिटर की एनर्जी को अगर हम थर्ड हाउस में स्थापित कर दें तो यहां का केतु अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। थर्ड हाउस क्या है? हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट है थर्ड हाउस? हमारी दाहिने हाथ की कलाई, हम्म हमारा दाहिना हाथ। हम्म तो हम दाहिने हाथ में या फिर सोने का कड़ा पहन लें, पीला धागा बांध लें, हल्दी की गांठ बांध लें, पुखराज पहन लें, ये सब पहन लें तो केतु को मदद मिलने लगेगी। यहां पर 11वें घर में मान लीजिए शुक्र बैठा हुआ है, ठीक है, और व्यक्ति को जो है ना लाभ नहीं मिल पा रहा है, शुक्र किसी वजह से असर नहीं दे पा रहा है, तो 7वें घर में हम किसी प्लेनेट को स्थापित कर दें जो शुक्र की मदद करने लगेगा। 7वें घर में कौन सा प्लेनेट उच्च का होता है? सैटर्न, और ये शुक्र का मित्र भी है। तो काला सुरमा अगर हम घास वाली जमीन में 43 दिन दबाएंगे तो हम शुक्र को मदद दे पाएंगे शनि से। तो इसको हम उपायों में भी इसको हम ध्यान रखेंगे। जितनी भी दृष्टियां हैं, जितने भी ये जो मैं दृष्टि बता रहा हूं जिसको योग दृष्टि बोलते हैं, इन सबका जो है ना लॉजिक उपायों में भी काम आएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। तो कोई भी प्लैनेट अपने से 5वें घर में बैठे हुए प्लैनेट की हमेशा मदद करता है। बाकी अब हर खाने में आप लोग लगा के देख सकते हैं। तीसरे घर में बैठा हुआ प्लैनेट 7वें घर की मदद करेगा, चौथे घर में बैठा हुआ प्लैनेट 8वें घर की मदद करेगा। जैसे मान लीजिए चौथे घर में जुपिटर बैठा हुआ है, 8वें घर में केतु बैठा हुआ है। अब 8वें घर के केतु को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहां पर जुपिटर आ गया 4th हाउस में, ये हमेशा केतु की मदद करेगा। अब ये केतु कभी खराब रिजल्ट नहीं दे सकता। तो किसी इन सब दृष्टियों का हमको प्लैनेट की प्रेडिक्शन में बहुत काम आना है। इन्हीं सब चीजों का, कहां से कौन सा प्लैनेट दृष्टि डाल रहा है, कौन सा प्लैनेट उसकी मदद कर रहा है, कौन सा प्लैनेट बुनियाद बना हुआ है। हाँ, अब बुनियाद का क्या होगा? और सर सर जैसे सर सर चित्त एक एक सवाल मेरा था कि मान हम्म लीजिए अभी आपने कहा कि 5वें घर में मतलब उसकी जो भी होता है वो मदद ही करता है। पर हम्म मान लीजिए कि चौथे घर में मंगल है जो कि अच्छा नहीं माना जाता, और हाँ 8वें घर में चंद्रमा है वो भी अच्छा नहीं माना जाता। तो हाँ, क्या फिर ऐसे में क्या मानेंगे फिर, अगर वो चौथी दृष्टि 8वें पर डालेंगे हम्म मंगल की होगी तो वो कैसे देखेंगे इसे हम? देखिए, ये जो बता दिया आपने, 8वें घर में मंगल, सॉरी, चौथे। चौथे घर में मंगल और 8वें घर में चंद्रमा, हाँ जी। ठीक है। तो ये अब दोनों ही प्लेनेट अच्छे हो गए। उसका रीजन हम्म कि मंगल कहीं पर भी हो, खराब हो, बद हो रहा हो, चौथे घर में मंगल बद हो जाता है, नीच का हो जाता है। लेकिन अगर चंद्रमा मंगल के घरों में बैठा हुआ है, तीसरे घर में, फर्स्ट हाउस में, 8वें घर में, तो ये मंगल हम्म, अच्छा हो जाता है। अच्छा। ठीक है, एक तो ये। हम्म दूसरा, हम्म चंद्रमा भले ही नीच का बैठा हुआ है 8th हाउस में, हम्म हम्म लेकिन चौथे घर से मंगल उसको ताकत दे रहा है, उसको मदद दे रहा है। हम्म, तो चंद्रमा के खराबी वाले रिजल्ट नहीं आएंगे। अब मंगल सपोर्ट में आ गया उसके। ओके। और मान लीजिए कि मंगल है चौथे घर में और 8वें घर में शुक्र है तो? कोई हो, ओके। उसका शत्रु ग्रह ही क्यों ना हो, तब भी मैंने शुरुआत में ही आपको बहुत खतरनाक एग्जाम्पल दिया था, राहु 1st हाउस और 5वें घर में सूर्य। इससे बड़ी दुश्मनी किसकी हो सकती है? हाँ सही। शुरुआत ही मैंने वहीं से की थी। ठीक है सर। मुझे सिर्फ ना वो जो मंगल बद होता है ना, इसलिए मैं थोड़ी सी डाउटफुल थी कि अगर बद है मंगल तब। को मंगल को चंद्रमा की मदद किसी भी तरीके से मिल जाए कुंडली में, अच्छा। और मदद मिले या ना मिले, चंद्रमा हम्म अगर कुंडली में बहुत मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है,
मैंने आपको भी एग्जांपल दिया ना, पानी, खून और व्हाइट सेल्स। हम्म। तो अगर आपकी बॉडी का पानी बहुत मजबूत है, चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है, हम्म। तो मंगल शुक्र उनके अच्छे होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, बशर्ते कोई उनको खराब ना कर रहा हो। तो अगर कुंडली में चंद्रमा बहुत मजबूत स्थिति में है, तो मंगल बद कभी हो ही नहीं सकता, मंगल बद नहीं होगा कभी भी। ओके सर। चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, और या ऐसे मंगल केस को में या सर, मंगल को चंद्रमा का सर चंद्रमा मान का साथ मिल लीजिए जाए। आठवें आठवें घर में चंद्रमा और शुक्र दोनों बैठे हैं, तो तब भी ठीक है नहीं नहीं, आठवें घर में चंद्रमा शुक्र बैठे हुए हैं, तो किस किस बारे में पूछ रहे हो? चंद्रमा और शुक्र के रिलेशन के बारे में नहीं पूछ रहे नहीं हो? नहीं नहीं सर, वही चौथे घर में अगर मंगल है और हाँ तो पांचवें ठीक है, में शुक्र, मंगल तब मंगल भी दोनों को मदद देगा। ओके। यहाँ पर बैठा हुआ मंगल दोनों को मदद देगा, चंद्रमा को भी देगा, शुक्र को भी देगा। ओके ओके। चंद्रमा को मतलब आपके मन को, आपकी माँ को, और शुक्र मतलब आपके पार्टनर को, आपकी पत्नी को। तो आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी की जो एनर्जी है, जो मंगल की एनर्जी है, वो दोनों के लिए बड़ी कारगर साबित होगी, आपकी मदर के लिए भी और आपकी वाइफ के लिए भी, आपके, ओके सर, है ना? थैंक यू। तो इस तरीके से मदद इस तरीके से आएगी। ठीक, थैंक जी। तो जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मंगल को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के हिसाब से जज करते हैं कि वो शुभ है या अशुभ है, तो लाल किताब में भी ऐसे ही है क्या सर? चंद्रमा को कि मंगल को? चंद्रमा को। तो चंद्रमा अगर को। अगर शुक्ल पक्ष के हैं तो बोलते हैं कि पॉजिटिव है, अगर कृष्ण पक्ष के हैं तो बोलते हैं कि वो नेगेटिव है, तो लाल तो किताब में भी। इसमें भी यही है, ठीक, इसमें भी यही लेंगे हम चंद्रमा को। ठीक है सर। तो सर इस तरीके से तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी बोलते हैं मरकरी सबसे खतरनाक प्लैनेट है, आपकी बुराई करने पे आएगा तो सबसे ज्यादा करेगा। और लाल किताब में भी मरकरी सबसे ज्यादा खतरनाक प्लैनेट है फिर तो इस हिसाब से। बिल्कुल। मरकरी ही अगर सिर्फ अच्छा हो जाए आपकी कुंडली में, तो बहुत सारे दोस्त दूर हो जाते हैं। और मरकरी अगर खराब हो जाए, तो मरकरी जब भी खराब होता है ना, देखो मरकरी और मंगल, ये जब खराब होते हैं ना, मंगल अगर खराब होता है तो मंगल क्या करता है, आपकी कुंडली में सबसे कमजोर प्लैनेट को ढूंढता है, कि आपकी कुंडली में सबसे कमजोर प्लैनेट कौन बैठा हुआ है, उसके थ्रू आपकी कुंडली में बुराई डालता है मंगल। और बुध क्या करता है, बुध जो है ना, वो सीधे सीधे राहु को इफेक्ट डालता है और जुपिटर को इफेक्ट डालता है, मतलब आपकी आइडियोलॉजी को गुजर देगा और आपके विचारों को खत्म कर देगा। ओके। और यहीं से ही सारी चीजें खराब होने लगती हैं फिर। और शनि का दिमाग है बुध, लाल किताब के हिसाब से सैटर्न का अपना कोई दिमाग नहीं है। वो बुध अगर आपकी कुंडली में अगर अच्छा बैठा होगा तो सैटर्न बहुत अच्छा काम करेगा, और बुध अगर आपकी कुंडली में खराब बैठा होगा तो आपके कर्म खराब हो जाएंगे। सैटर्न खराब तो आपके कर्म खराब। जी। तो एक मतलब, ये सारे प्लेनेट ना सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है। और भी अभी दृष्टियां हैं, उसको मैं आज ही करूं कि मैं नेक्स्ट उसमें करता हूँ? नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट करता हूँ, क्योंकि अभी है काफी दृष्टियां आज हैं। तो बहुत कंफ्यूज हो गई। इसको आप रिवाइज कर लीजिए पहले, उसके बाद में आगे हम ये जो और बची हुई दृष्टियां हैं ना, उस पर चर्चा करेंगे, और वो कैसे काम करती हैं फिर उस पर बात करेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर, ये दृष्टि अरे सर मुझे पूछना है क्वेश्चन। सिर घुमाने वाला है ये तो। कुछ कैसे याद रखेंगे सर इसे? क्या दृष्टियां? एक क्वेश्चन हाँ जी। पूछना है। अरे बहुत सिंपल है, अभी इस क्लास को एक बार फिर से सुनिएगा, और एक खाली कुंडली बना के बस बैठ जाइएगा अपने पास में, और अपने सर वो आप जो है आपने ना एरो से बना लीजिएगा कि कौन सी दृष्टि कहाँ जाती है, याद हो जाएगा, सिंपल है। नहीं सर, सर एक्चुअली सर आपने प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आ रही है सर? प्रॉब्लम हम्म। यहाँ पे आ रही है हम्म। कि अगर मरकरी खराब है, हम्म। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो मरकरी खराब है तो आपकी बुद्धि खराब है। हम्म। बट यहाँ पे अगर मरकरी खराब है तो वो साथ में दो अदर प्लैनेट, अलग अलग प्लैनेट्स को भी साथ में खराब कर रहा है। हाँ बिल्कुल कर रहा है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो ऐसा नहीं होता है ना सर? नहीं तो नहीं, मरकरी जो है ना, बुद्धि प्रॉब्लम वहां पे आ बुद्धि रही का है सर कारक कि यहाँ पे भी माना जाता है मरकरी को। नहीं सर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो हम ये कहते हैं कि अगर मरकरी खराब है आपका
तो आपकी बुद्धि या आपकी सोचने की, याद रखने की शक्ति, या आपके या मतलब सही समय पे दिमाग यूज सही करने, समय पे जो बात आप रखेंगे ना वो रख हाँ, नहीं जो सही डिसीजन अपनी लेना है बात किसी को उसको, आप समझा नहीं पाएंगे। जी, उसको हैम्पर करेगा। बट बिल्कुल। यहाँ पे तो मरकरी के जो दो दोस्त हैं हम्म। वो भी खराब हो रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। मरकरी और राहु में बहुत कॉमन, मतलब दोनों प्लेनेट एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। एक खराब है तो दूसरा अपने आप खराब हो जाएगा, और एक अगर अच्छा है ना तो दूसरा भी अपने आप अच्छा हो जाएगा। मरकरी और राहु ये दोनों एक जी ही जी। साथ काम करते हैं। ठीक है। और अगर राहु और बुध दोनों ही निगेटिव हो जाए, दोनों निगेटिव कहाँ हो सकते हैं? 12th हाउस में। 12th हाउस में दोनों निगेटिव हो सकते हैं। और 9th हाउस में तो चलो एक सिचुएशन ऐसी बनती भी है कुंडली में कि उन ग्रहों की प्लेसमेंट आगे हम बताएंगे। जैसे बुध यहाँ पर बैठा हो तो तीसरे घर में, छठवें घर में, पांचवें घर में जुपिटर केतु या चंद्रमा हो तो बुध कुछ हद तक सुधर जाता है, तो ये सिचुएशन 9th में बनती है। लेकिन 12वें घर में तो स्थिति बहुत खराब कर देता है अगर बुध और राहु इकट्ठे दोनों बैठे हैं, तब स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है। सर एक सवाल मेरा था, कि लाल किताब में जैसे हम वैदिक में हम डिग्री को मानते हैं, जैसे कि 29 डिग्री का हो गया, या फिर किसी में होता है कि अभी अभी प्लेनेट पहुंचा तो 0 0 भी दिखा देता है कि अभी 0 डिग्री का। तो ऐसे में हम क्या मानते हैं कि वो प्लेनेट दोनों जगह पे अपना इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे दोनों। हम लाल किताब में, मतलब जैसे कि अभी मान लीजिए पहले हाउस, मतलब चंद्रमा जो है वो सेकंड में चला गया है, पर अभी 0 0 दिखा रहा है, तो ऐसे भी मानते हैं कि वो पहले में भी अभी भी अपना इफेक्ट दिखा रहा है, और अभी भी पहुंचा है सेकंड में, तो सेकंड में भी इफेक्ट, तो दोनों घरों में उसका इफेक्ट देखते हैं ऐसे। देखिए, लाल किताब में एक लाइन लिखी हुई है कि हम्म। जब भी किसी प्लेनेट के इफेक्ट आपको जानने हो तो हम्म। उसको एक घर आगे एक घर पीछे करके चेक कर लें अच्छा। क्या रिजल्ट है। ये लाल किताब ऐसा कहती है। लेकिन हम्म। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, जो हम्म। मैं अ, जो यूज करता हूँ वो मैं केपी चार्ट को यूज करता हूँ। उसका रीजन ये है कि हम्म। केपी में जो है ना प्लैनेट की एक्चुअल पोजीशन का पता चल जाता है कि प्लैनेट किस हाउस में है। और हम्म। लाल किताब भी जो है ना वो हाउस बेस्ड साइंस है। लाल किताब राशि बेस्ड साइंस नहीं है, हाउस बेस्ड साइंस है। हम्म। लाल किताब इस पे विश्वास करती है कि ये बुध थर्ड हाउस में बैठ के क्या रिजल्ट दे रहा है, चंद्रमा फोर्थ हाउस में बैठ के क्या, मतलब कौन सा प्लैनेट किस हाउस में बैठा हुआ है, उसके अनुसार अपने रिजल्ट बताती है। तो कौन सा प्लैनेट किस हाउस में बैठा हुआ है उसके लिए सबसे अच्छा टूल जो है ना वो कृष्ण मूर्ति पद्धति द्वारा जो कुंडली बनाई जाती है, सबसे हम्म। अच्छा टूल वही है। या सर हम चलित कुंडली का यूज कर सकते हैं, जो वैदिक में चलित कुंडली होती है, नहीं नहीं, तो चलित वो खाना चलित बेस्ड कुंडली होती का है। यूज हम इसलिए नहीं कर सकते हैं। चलित कुंडली जो बनती है ना वो राशि के अनुसार बनती है। जो वैदिक वाली जो चलित कुंडली होती है, जो भाव चलित कुंडली होती है ना केपी, जिसको कृष्ण मूर्ति पद्धति बोलते हैं, अच्छा। वो हाउस बेस्ड जो है ना वो प्लेसमेंट होती है प्लैनेट की। उसमें आपको एक्चुअल पता चल जाएगा कि ये प्लैनेट किस हाउस में बैठा हुआ है। तो ये जो आपने रेड एस्ट्रो सजेस्ट किया था तो वो केपी कुंडली पे बेस्ड है? वो सारी कुंडलियों पे बेस है सुरेंद्र जी। वो लगन चार्ट भी दिखाता है, वो केपी भी दिखाता है, वो नवमांस भी दिखाता है, वो सब सब किसी पे भी चार्ट पे भी आप यूज कर सकते हो उसको, लाल किताब। तो सर सर देखिए, इन दिल्ली में शॉर्ट हम लाल किताब में ये समझे कि जो जो प्लेनेट जहां बैठा है बस वही से हमको सोचना है, ज्यादा इधर उधर हाँ सोचना नहीं है ऐसे। हाँ, वो उसी काल पुरुष की कुंडली पर आधारित है ना लाल किताब। ठीक तो है। यहाँ पर राशि का तो कोई रोल नहीं है। यहाँ पर तो जो प्लेनेट जिस हाउस में बैठा है बस उसी हिसाब से ही रिजल्ट देना है उसको। ठीक। बाकी हमको वहां पे सूत्र लगाने हैं कि वो उस प्लेनेट पे किस किस खानों से असर आ रहा है, ओके। बस उससे। ठीक। ठीक है सर। सर, दिल्ली जैसे में अभी आपने कहा कि अगर बुध खराब है तो बृहस्पति और राहु दोनों खराब होंगे। हम्म। ये सर, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये मसनूई ग्रह का कॉन्सेप्ट है। मसनूई ग्रह का भी मतलब ये कॉन्सेप्ट है। देखने के लिए कि अगर कोई प्लैनेट खराब है तो हम्म। वो जिस जिस प्लैनेट को मिला के बनता है वो दोनों प्लैनेट खराब हो जाएंगे। अभी जब मैं आपको मसनूई ग्रह पढ़ाऊंगा ना तो बड़ा मजेदार टॉपिक है वो। मसनूई ग्रह से जो है ना आप पूरी लाल किताब की प्रोडिक्शन कर सकते हैं। मसनूई ग्रह का हर जगह उपायों में यूज है। जी। नहीं। राहु केतु से मिलकर शुक्र बना होता है।
अब यहाँ हाँ पर जी। राहु उल्टा बैठ जाए, राहु 12वें घर में बैठ जाए, केतु 6ठे घर में बैठ जाए, देखो आपके शुक्र का क्या होगा। भले ही शुक्र 12वें घर में बैठा हो, बैठा रहने दो, भले ही उच्च बना बैठा है, कोई कोई फायदा नहीं है। उस वो जी जी जिन दो एनर्जी से मिलके बना है वही खराब होगी, कहाँ से अच्छा असर देगा। जी सर। और अभी अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि बुध खराब होता है तो बृहस्पति और राहु दोनों खराब होते हैं, तो यही कॉन्सेप्ट सर हम मतलब हमें हमें याद करने के लिए यही कॉन्सेप्ट यूज मसनूई ग्रह का कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा वो कि भी मरकरी रखना खराब होता है पड़ेगा, तो और ये भी दोनों प्लैनेट खराब और होंगे। कोई प्लेनेट कई कारणों से खराब होगा। अभी अभी हम आगे जब हम पढ़ेंगे जी तो कोई भी प्लेनेट बहुत सारे तरीके बनेंगे, अभी बहुत सारे रूल लगेंगे। मसनोई उसमें से एक रूल है, जी मसनोई उसमें से एक रूल है, बाकी ऐसे बहुत सारे अभी रूल आएंगे। जी जी। अब जैसे चंद्रमा को नहीं देखना हो, चंद्रमा को अगर देखना हो कुंडली में, तो जिसका जुपिटर पहले घरों में होगा, केतु बाद के घरों में होगा, चंद्रमा उसका खराब होगा। तो ऐसे अच्छा बहुत जी। सारे अभी रूल पढ़ेंगे हम लोग आगे। नहीं, क्योंकि अभी आप यूज कर रहे हैं ना सर कि एक प्लैनेट ये खराब होगा तो दोनों प्लैनेट बाकी के भी खराब हो जाएंगे। वो कंफ्यूजिंग है कि अगर ये मतलब कौन से दो प्लैनेट खराब होंगे। वो हम आगे मसनोई में भी पढ़ेंगे, मसनोई वाला भी चैप्टर है उसमें, मसनोई का कॉन्सेप्ट इसमें हम लेंगे, जी जी। मसनोई का कॉन्सेप्ट लेंगे। आप सुरेंद्र जी क्या पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। दिल्ली के अंदर एक लाल किताब के हैं जीडी वशिष्ठ जी, तो वो उन्होंने अपनी कुंडली बनाई हुई है वशिष्ठ कुंडली के हिसाब से, तो वो कितनी फॉलो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? नहीं, जो उन्होंने वशिष्ठ कुंडली बनाई है ना, वो केपी ही कुंडली एक्चुअली। अच्छा, हाँ, ठीक वो है। केपी कुंडली को उन्होंने वशिष्ठ कुंडली नाम दे दिया है बस अपना। ओके। जैसे जैसे भृगुनंदी नाड़ी को हाँ जी। राहुल कौशिक जी ने कर्मा अलाइनमेंट थ्योरी नाम दे दिया, अच्छा। उसी तरीके से उन्होंने कृष्ण मूर्ति पद्धति को वो क्या बताया, वशिष्ठ जी कुंडली के नाम जी। से उन्होंने बोल दिया। वो भी केपी कुंडली को ही यूज करते हैं एज ए वशिष्ठ कुंडली। पर क्योंकि सर लगन कुंडली और उनकी कुंडली में तो प्लैनेट्स की पोजीशन बहुत चेंज हो जाती है। हाँ हाँ, तो केपी कुंडली से मैच करिए ना, सेम रहती है। अच्छा। केपी कुंडली को ही उन्होंने वशिष्ठ कुंडली बोला है। ओके, ठीक है सर। हम्म। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जी सर। ओके।